Dear students, today we are going to discuss unseen comprehension. So unseen जो पहले नहीं देखा गया और comprehension का डिक्शनरी मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग समझ. सो अनसीन कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा जो कि पहले आपने नहीं देखा, पहले नहीं पढ़ा, आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक में वो नहीं है, और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, अंडरस्टैंड करना है, समझना है उसका मीनिंग. और कैसे पता चलेगा कि आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ. नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और उनके यदि आप आंसर ठीक तरह से दे दोगे तो इसका मतलब यही है कि आपको पैराग्राफ की समझ लग गई. सो दैट्स व्हाट दिस होल चैप्टर इज़, अनसीन कॉम्प्रीहेंशन. और ये जो चैप्टर है ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. यदि आप आगे चल के आइल्स का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें भी ये रीडिंग स्किल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. और बहुत सारे बच्चे हैं जो रीडिंग में कहीं ना कहीं थोड़े बैंड्स उनके कम आते हैं. तो इसमें हम प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अप्रोच करें, कैसे पैराग्राफ को रीड करें, कैसे उसे समझने की कोशिश करें. और यदि आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे तो आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन योर रीडिंग एग्ज़ाम इन आइल्स एज वेल. तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें. और यदि बात कर रहे हैं कि 4 स्किल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के, सो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग. और फॉर मी पर्सनली जो रीडिंग का स्किल है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल. सो कोई भी लैंग्वेज में मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग स्किल है, क्योंकि यदि आपको रीडिंग करनी आ जाए तो उस लैंग्वेज में जो भी लिटरेचर है, जो भी बुक्स है, जो भी चीज़ें महान राइटर्स ने, महान फिलोसोफर्स ने, जो भी उनकी थिंकिंग है, वो सारी अपनी बुक्स में उन्होंने रखी हुई है और एक तरह का ख़जाना है. और यदि आपको पढ़ना आ जाए तो वो सारा ख़जाना की जो चाबी है वो आपके हाथ में लग जाती है, और आप जो दुनिया के महानतम लोग हैं उनके द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ सकते हो, उनका ज्ञान ले सकते हो, उनके विचारों को अपना सकते हो. सो देयरफॉर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. सो लेट्स बिगिन. और देखें कैसे हम अप्रोच करेंगे रीडिंग को, कैसे अनसीन जो पैसेज है उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. और एग्ज़ाम में इसका पैटर्न देख लें, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. ऊपर पैसेज होगा और पैराग्राफ के नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एक तो, और सेकेंडली इन्फरिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस. तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे पता चलेगा कि क्या आपने इन्फॉर्मेशन इन्फर की है, कंक्लूड, अंडरस्टैंड की है, समझ लगी है आपको. जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, उसमें वर्ड मीनिंग क्वेश्चन, उसमें वर्ड मीनिंग्स भी होंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश ही मीनिंग बताने हैं हमने. मैच द वर्ड्स, सो 2 कॉलम्स बने होंगे, कॉलम ए और बी, उनमें मैच करना है सेम मीनिंग या सिनोनिम या एंटोनिम्स के साथ मैच करने के लिए कहा जाएगा हमें. और फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन होंगे, और फिल इन दी ब्लैंक क्वेश्चन में जो वर्ड फिल करना है सो वो खुद से नहीं करना, पैसेज में से ही कोई ना कोई वर्ड देख के तो वहाँ से फिल करना है. सो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है. और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रिकमेंडेड हैं रीडिंग के लिए, सो इनको भी देखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले फर्स्टली रीड द पैसेज क्विकली. और पहली बार तो आपको चाहिए कि पैसेज आप तेज़ी से एक पूरा पढ़ लो टू गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द थीम. उसका जनरल आइडिया ले लो, ज़्यादा बारीकी से ना पढ़ो, जस्ट थोड़ा फास्ट, थोड़ा तेज़ी से मेन आइडिया लेने के लिए कि पैराग्राफ किस तरह का है, कोई स्टोरी बेस्ड है या कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन है पैसेज में. और उसके बाद रीड द पैसेज अगेन स्लोली. दूसरी बार एक बार उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो और केयरफुली पढ़ो, उसमें डिटेल्स देखो. और थर्ड है री रीड द पैसेज, फिर पढ़ो आफ्टर गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस पढ़ के फिर दोबारा देखो. सो एक अप्रोच तो ये है जो यहाँ पे बताई गई है. तो इसमें हमें 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन यदि आइल्स की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है. तो हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग अप्रोचेज़ है. ये वाली अप्रोच भी आप फॉलो कर सकते हो यदि आपके पास टाइम इनफ है, काफ़ी है, और एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है हमने. तो यदि टाइम कम है तो आप सेकंड या थर्ड स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो. सो यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले थोड़े क्वेश्चंस को देख लो और फिर पैराग्राफ रीड करना शुरू करो. तो डिपेंडिंग अपॉन टाइम आप फर्स्ट स्टेप से भी स्टार्ट कर सकते हो, या सेकंड से भी, या डायरेक्टली थर्ड से भी शुरू कर सकते हो. और फोर्थ स्टेप है आंसर द क्वेश्चंस इन कंप्लीट सेंटेंसेस. और उसमें जो आंसर देने हैं, जो मेन बात हमने दिमाग में रखनी है वो यही है कि कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने हैं, जैसे फ्रेजेस नहीं लिखनी, पूरा सेंटेंस हो. और रीड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर. और जब रीडिंग करनी है हमेशा कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस को इकट्ठा पढ़ते हैं, बजाय ये कि वर्ड बाय वर्ड रुक रुक के एक एक वर्ड को पढ़ें. तो ऐसा नहीं होता. और रीडिंग का तरीका भी ये है, आगे जाके बात करेंगे अभी रीडिंग में. और अवॉइड यूजिंग पेन और पेंसिल. जब पढ़ रहे हो तो पेन और पेंसिल को ऐसे साथ साथ चलाने की बजाय आप अपनी आईज़ को मूव करो,
और तो उससे रीडिंग थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ होगी रीडिंग की। और ट्राई टू गेट सेंस ऑफ अननोन वर्ड, जो अननोन वर्ड्स हैं मान लो जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, तो जो नेबरिंग वर्ड्स को पढ़ के यदि किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चला तो उसके आसपास वाले वर्ड्स को देखो, तो उससे उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है, तो उसको समझने की कोशिश करो। सो बहुत सारे वर्ड्स बीच में ऐसे आएंगे जिनका मीनिंग नहीं पता, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो एक सेंटेंस में मान लो 10 वर्ड्स हैं, आपको 6-7 वर्ड्स के मीनिंग भी पता है, तो यू कैन इन्फर, यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स जिनका आपको नहीं पता। सो ऐसा भी किया जा सकता है। और वाइल गिविंग द मीनिंग ऑफ ए वर्ड डू नॉट राइट अल्टरनेटिव्स। सो जब मीनिंग जब देना है तो 2-3 अल्टरनेटिव्स नहीं देने। एक वर्ड है तो एक ही मीनिंग है, बिग लिखा है तो सिर्फ लार्ज लिखो या ग्रेट लिखो या इनॉर्मस लिखो। ये नहीं कि लार्ज भी लिख दिया, ग्रेट और इनॉर्मस 3-4 मीनिंग दे दिए कि चलो एक तो ठीक हो ही जाएगा। यदि ऐसा करोगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। कई बार स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं, उनके दिमाग में 2-3 मीनिंग होते हैं और उन्हें लगता है शायद ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई तो ठीक होगा। तो ऐसा लेकिन चलेगा नहीं एग्ज़ाम में। यू हैव टू गिव स्पेसिफिक वन वर्ड मीनिंग, एग्जैक्टली एक ही मीनिंग यानी कि उसका देना होगा। और वाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ वर्ब्स, जो वर्ब्स के साथ रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो योर आंसर शुड बी इन द सेम टेंस। सो मान लो वहाँ पे कॉम्प्रीहेंडेड है, इसका मीनिंग लिखना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है तो यहाँ पे भी आप सेकंड ही लगाओगे, अंडरस्टूड लगाओगे। यदि कॉम्प्रीहेंड होता तो अंडरस्टैंड होता, कॉम्प्रीहेंड्स होता तो अंडरस्टैंड्स होता। सो या यदि यहाँ पे एस है तो मीनिंग में भी वही एस ई एस होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे ही फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंडिंग है तो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो मतलब जो भी है सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगी हो। सो इसी तरीके से हम इसको करेंगे। और नेक्स्ट जो है वन वर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का भी ख्याल रखना है। जैसे अभी हमने पहले बात टेंस की और इसी तरह एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अनहैप्पीली है तो अनहैप्पीली का आप सैड नहीं लिख सकते, आपको सैडली लिखना होगा। सो एडवर्ब है तो एडवर्ब ही रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, ब्रीफ हो, ज़्यादा लंबा आंसर ना हो, टू द पॉइंट जितना ज़रूरी है वही लिखना है। कई बार मैंने ये भी देखा है स्टूडेंट्स की उसमें कह लो कि आधा पैरा ही लिख देते हैं कि चलो आधा पैरा ही इसमें लिख दिया आंसर में, तो कोई ना कोई लाइन तो इसका आंसर होगी। सो ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक वो लाइन लिखनी है कि जिसमें उसका आंसर है। तो रिवाइज योर आंसर्स, और बाद में अपने आंसर्स को रिवाइज करो, चेक फॉर मिस्टेक्स और ग्रामर और स्पेलिंग, इन सब मिस्टेक्स को ध्यान से देखो, कोई गलती तो नहीं होगी दोबारा रीड करके अपने आंसर्स को। तो ये तो एक बेसिक प्रैक्टिस है। तो कभी भी एग्ज़ाम दो, कुछ भी लिखो तो उसको दोबारा रीड ज़रूर करो, उसको चेक करो, कोई ना कोई गलती होती है उसको ठीक करो। सो इन सारी बातों का हमने बेसिकली ख्याल रखना है। और अब कुछ पैराग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। और इसमें जैसे मैंने पहले बताया अलग अलग अप्रोचेज़ हो सकती है। यदि आपके पास टाइम इनफ है, काफ़ी है, तो फिर तो आप सिंपल पैराग्राफ को आराम से पढ़ो, उसको समझो, फिर क्वेश्चन पे आओ। और लेकिन कई बार टाइम यदि कम है, खासकर जैसे मैंने पहले बताया कि आइल्स के एग्ज़ाम में जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, तो उसके हिसाब से यदि देखें तो एक अच्छा आइडिया रहेगा कि आप पहले ही थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लो, फिर पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करो। तो ये अप्रोच भी आप कर सकते हो। एक पैराग्राफ हम इस अप्रोच से कर रहे हैं, पहले क्वेश्चंस देखेंगे फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो आपको जो भी सूटेबल लगे, सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड्स। तो यहाँ पे जो है, सो फर्स्ट लाइन एक बार देख लेते हैं। पेंसिलिन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड बाय मैन। सो पेंसिलिन एक बहुत यूजफुल ड्रग है, दवाई है जो इंसान ने इन्वेंट की है। और अभी पहले थोड़ा क्वेश्चंस देख लें बाकी पैराग्राफ रीड करने से पहले। सो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, एक इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सही है कि पेंसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। पेंसिलिन जो थी, ये जो दवाई जो थी, वो ज़ख्मी सैनिकों को बचा सकी, या कुड नॉट सेव द सोल्जर्स, नहीं बचा सकी, या ये हार्मफुल थी सोल्जर्स के लिए, नुकसानदायक थी, या वॉज डिस्कार्डेड बाय साइंटिस्ट, कि इसको डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको त्याग दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, वैज्ञानिकों ने इसको पसंद नहीं किया। तो इनमें से कौन सी बात सही है अभी पढ़ेंगे। और हु वर इंटरेस्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, कौन इंटरेस्टेड थे पेंसिलिन की डिस्कवरी में इन द बिगनिंग, शुरू में किन्होंने दिलचस्पी दिखाई। गवर्नमेंट्स ने, सरकार ने दिखाई, या साइंटिस्ट और मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट्स ने दिखाई, या टीचर्स ने, या डॉक्टर्स ने, ये भी पढ़ेंगे। हाउ वाज पेंसिलिन यूजफुल इन वॉर्स, कैसे यूजफुल थी वॉर में, ये भी पढ़ेंगे। हाउ डज पेंसिलिन एक्ट ऑन ह्यूमन ब्लड, इंसान के खून पे क्या असर होता है पेंसिलिन का, ये भी देखेंगे। और एक फिलिंग द ब्लैंक, द वाटर लेवल डिक्रीजेज इन द डैश इन विंटर। तो पानी का लेवल कम हो जाता है, किस में कम हो जाता है, इसके लिए कोई वर्ड ढूंढना है हमने। और मैच द फॉलोइंग, एड प्रोसेस इधर ए पे है और बी में मेथड हेल्प डिक्रीज, कौन किससे मैच करता है ये देखेंगे। तो एक जनरल आइडिया थोड़ा ले लेंगे। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन हमें याद रहेंगे, ऐसी बात नहीं है कि जस्ट एक इन द बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली
थोड़ा सा अपने मन में रखेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चंस को रट्टा लगाने वाली कोई ज़रूरत नहीं है कि एग्जैक्टली कोई रह ना जाए, जस्ट हमने वैसे ही एक लुक देखा, एक नज़र देखी है। तो अब हम उसमें चलते हैं, पैराग्राफ को रीड करते हैं। और जब पैराग्राफ को हमने रीड करना है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरे सेंटेंस को आप ब्रेक कर सको स्मॉलर पार्ट्स में। तो कई बार सेंटेंस बहुत लंबा होता है, हमें उसका मीनिंग समझने में हम पहले ही घबरा जाते हैं। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनाओ, छोटे हिस्से बनाओ। तो हिस्से कैसे बना सकते हैं, उसमें जहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब आए, तो जैसे इज़, वाज, वर, हैज़, हैव, ऐसा कुछ आए तो वहाँ पे उसको ब्रेक कर दो। कोई प्रेपोजिशन आए, मान लो जैसे फॉर, ऑफ, टू, इस तरह की कोई भी प्रेपोजिशन हो तो वहाँ पे उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, कोई WH वर्ड आए, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह का कुछ आए तो वहाँ पे आप रुक सकते हो, वहाँ पे उसका छोटा हिस्सा कर सकते हो सेंटेंस का। या कोई भी कंजक्शन आए, एंड, और, बट, बिकॉज, इस तरह का, तो वहाँ पे आप हिस्सा कर सकते हो। सो मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे आप रुक जाओ, उसको छोटा हिस्सा वहाँ पे करो, फिर आगे चलो, तो इट विल बिकम ईजी। सो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है पेंसिलिन इज, तो पेंसिलिन किसी चीज़ का नाम है, दवाई का नाम है। इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स इन्वेंटेड, और इन्वेंटेड वर्ब है, वर्ब पे भी हम रुक जाएं, वर्ब से पहले वाला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है एक तरह का। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स, सो जो सबसे यूजफुल ड्रग्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनमें से एक है इन्वेंटेड, जो कि इन्वेंट हुई है, आविष्कार हुआ है बाय मैन, इंसान द्वारा। सो इंसान द्वारा जितनी भी दवाइयाँ आविष्कार किया गया है, जितनी भी दवाइयाँ इन्वेंट की गई हैं, तो उनमें पेंसिलिन बहुत यूज़फुल है। विद इट्स हेल्प, और जहाँ पे कॉमा आ जाए वहाँ पे भी रुक जाओ, विद इट्स हेल्प, इसकी मदद से, वी कैन हील, सो हील वर्ब है तो यहाँ पे भी रुक जाओ, वी कैन हील, हम हील कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं, भर सकते हैं वुंड्स, किसको, वुंड्स को, ज़ख्मों को, कॉज बाय बैक्टीरिया, सो जो बैक्टीरिया से कॉज होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से जो भी ज़ख्म होते हैं उसको हील किया जा सकता है। और विच पे हम रुक गए थे क्योंकि विच अगेन एक कंजक्शन का काम करती है। सो विच कैन नॉट बी अदरवाइज हील्ड, सो जो कि वैसे हील नहीं हो सकते, जो कि ज़ख्म वैसे नहीं भर सकते, तो वो पेंसिलिन से बच जाते हैं। इन द बिगनिंग, कॉमा आ गया शुरू में, वेरी फ्यू पीपल, न्यू वर्ब आ गया, बहुत कम लोग जानते थे, ऑफ दिस वंडरफुल डिस्कवरी, इस वंडरफुल डिस्कवरी को, और आगे कंजक्शन थी इसलिए रुक गए थे हम, और इट्स यूजेस, या इसके फ़ायदे को, इस डिस्कवरी, इस खोज के फ़ायदे को बहुत कम लोग जानते थे। फर्स्ट द साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट ने, एंड देन, और फिर द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट, जो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट थे, सरकार के जो मंत्री थे, वर इंटरेस्टेड इन इट, वो इसमें इंटरेस्टेड थे, इसमें उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली। सिंस पेंसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जियर्स, क्योंकि पेंसिलिन वुंडेड सोल्जियर्स को, ज़ख्मी सैनिकों को बचा सकती थी, इट वॉज हेल्पफुल इन वॉर, तो इसलिए ये वॉर में हेल्पफुल थी। तो अभी हमें पता चल गया, क्वेश्चंस हम याद करें तो उसमें बात थी कि सोल्जर्स को सेव करती थी या नहीं करती थी, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है करती थी, और इसलिए हेल्पफुल भी थी। वॉर में क्यों हेल्पफुल थी, क्योंकि वुंडेड सोल्जर्स को बचाती थी। सो दे डिसाइडेड टू इनकरेज द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सो उन्होंने इनकरेज करने का फैसला किया, क्या इनकरेज करने का फैसला किया, द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, सो मैन्युफैक्चर करने का, इस दवाई को बनाने का फैसला किया। वास्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप, फॉर पे रुक गए, फॉर प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन पे रुक जाना है। वास्ट फैक्ट्रीज वर सेटअप, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनाई गई, फॉर प्रिपेयरिंग इट, इसको प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सोल्जियर्स, और सैकड़ों हज़ारों सैनिकों की ज़िंदगियाँ, वर सेव्ड विद इट सेल्फ, सो वो सेव हुई इसकी हेल्प के साथ, इस दवाई की मदद से बहुत हज़ारों सैकड़ों सैनिकों की ज़िंदगियाँ बची। मोस्ट पीपल बेनिफिटेड, और काफ़ी ज़्यादातर लोगों को बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ फ्रॉम इट, इससे। पेंसिलिन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्ट्रीम्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड, और पेंसिलिन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं, इनटू स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन ब्लड, इंसान के खून के स्ट्रीम में, बहाव में जब इसको छोड़ते हैं, एक्ट्स एज एन एड टू दोज पार्ट्स, तो वो उन हिस्सों की एड का काम करता है, उन हिस्सों की मदद करता है, विच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स, जो कि हमेशा इस डेडली, इस खतरनाक जहरीले जर्म से फाइट करता है। सो उस हिस्से में वो पहुंच जाती है। इट डज़ नॉट हैव पावर ओवर एवरी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, इसमें वो शक्ति नहीं है कि हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ सके, बट सर्टन काइंड्स, लेकिन कुछ तरह के जो हैं, आर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं बाय पेंसिलिन, पेंसिलिन से, इन द ग्रेट मेजोरिटी ऑफ केसेस। तो ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ केसेस हैं उनमें जो ये जो पेंसिलिन है काफ़ी तरह के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है, हालांकि सभी तरह के बैक्टीरिया को तो नहीं करती,
लेकिन सर्टन काइंड के काफ़ी तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो पेंसिलिन से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन पे पेंसिलिन असरदार साबित होती है। तो ये पैराग्राफ है, इसको हमने जानबूझ के बड़ा शॉर्ट शॉर्ट हिस्से समझे इसके हमने देखा है, जहाँ पे भी ऑफ कहीं आया, कहीं पे मान लो जैसे बाय इस तरह की प्रपोजिशंस आई वहाँ पे भी हम रुके, कोई कॉमा आया वहाँ पे भी हम रुके, और जहाँ पे भी कोई वर्ब आता था वर्ब वाले पॉइंट पे भी हम रुक जाते थे। सो इन सारी बातों का, और व्हाट व्हेन वेयर इस तरह का जो वर्ड कहीं पे आते थे वहाँ पे भी हम रुकते थे। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं एक तरह उसको छोटे हिस्से में सेंटेंस को बांटने में हमारा काम करते हैं। तो इन वर्ड्स को समझें, वहाँ पे थोड़ा रुकें, वहाँ तक मतलब समझें, फिर अगले पार्ट पे जाएं। सो इस तरह यदि ब्रेकअप करेंगे सेंटेंसेस को तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा हमें। और अब क्वेश्चंस एक बार देख लें पैराग्राफ पढ़ने के बाद। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पेंसिलिन कुड सेव वुंडेड सोल्जर। पेंसिलिन वुंडेड सोल्जर्स को बचा सकती थी। तो बात बिल्कुल सही है, हमने शुरू में ये बात पढ़ी है तब हमने देख ही ली थी। बाकी वैसे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं कि कुड नॉट सेव द सोल्जर्स, नहीं ये बात गलत है, वो तो बचा सकती थी, सोल्जर्स को बचाया पेंसिलिन ने। क्या वो हार्मफुल थी सोल्जर्स के लिए, नहीं ये भी बात गलत है। डिस्कार्डेड बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ने उसका त्याग कर दिया, नहीं उन्होंने तो इसको बनाया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, तो ऐसा त्याग करने वाली बात कोई नहीं थी। तो यही बात फर्स्ट वाली ठीक है कि पेंसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। अगला है हु वर इंटरेस्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन इन द बिगनिंग। कौन इंटरेस्टेड थे पेंसिलिन की खोज में शुरू में। तो यहाँ पे भी बहुत क्लियरली हमने पढ़ा था कि फर्स्ट द साइंटिस्ट्स एंड देन द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट्स वर इंटरेस्टेड इन इट। तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ था साइंटिस्ट एंड मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट। हाउ वाज पेंसिलिन यूजफुल इन वॉर्स। वॉर्स में कैसे यूजफुल थी, तो यहाँ पे ये लाइन है हेल्पफुल इन वॉर। तो यहाँ पे हमें पता है, वैसे अपनी लैंग्वेज में लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि पेंसिलिन वाज हेल्पफुल इन वॉर बिकॉज इट कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स। सो प्रॉपर आंसर तो ये होगा। सो बाकी आपने सीधी लाइन उतारनी है तो पेंसिलिन कुड सेव द वुंडेड सोल्जर्स, सो देयरफॉर इट वाज हेल्पफुल इन वॉर, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब आंसर जो है वो इसी लाइन में छुपा हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि हाउ डज पेंसिलिन एक्ट ऑन ह्यूमन ब्लड। इंसान के खून पे पेंसिलिन का क्या असर होता है, तो वो लाइन यहाँ पे है हमारे पास कि पेंसिलिन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्ट्रीम्स ऑफ ह्यूमन ब्लड एक्ट्स एज एन एड टू दोज पार्ट्स व्हिच आर ऑलवेज फाइटिंग द डेडली जर्म्स। तो इसको यदि आप चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, नहीं तो ये वाली लाइन जो है इस लाइन को आप एज सच भी लिख सकते हो यदि आपने आसान काम करना है तो। और नेक्स्ट पार्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से एक वर्ड लेके इसको फिल करना है। द वाटर लेवल डिक्रीजेज इन द डैश इन विंटर्स। जो पानी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है डैश इन विंटर्स। विंटर्स में डैश में लेवल कम हो जाता है। सो जहाँ पे पानी के लेवल की बात हो रही है, तो कुछ लिक्विड की बात हो रही है, तो जहाँ हम देखेंगे जो लिक्विड वाली लाइन है वैसे तो आइडियली हमें वहाँ पे देखना चाहिए। वैसे तो पूरा पैराग्राफ में कहीं पे भी वर्ड हो सकता है, उसको ध्यान से यदि देखेंगे वैसे, लेकिन थोड़ा सा हमें हिंट मिल जाता है कि फ़्लो की बात हो रही है। तो फ़्लो की बात कहाँ पे हुई थी, तो वो ब्लड वाले पॉइंट पे हुई थी। तो यहाँ से कहीं ढूंढेंगे तो इजी हो जाएगा। पेंसिलिन वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्ट्रीम्स ऑफ द ह्यूमन ब्लड, कि पेंसिलिन को ह्यूमन ब्लड के स्ट्रीम में, बहाव में जब हम डालते हैं, तो स्ट्रीम वर्ड है, इसका मतलब बहाव भी है, इसका मतलब नदी भी है। ये जो लाइन है ये फ़्लो की बात कर रही है, और यहाँ पे भी फ़्लो की बात हो रही है कि पानी का जो लेवल है उसका जो फ़्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। कहाँ किस में डिक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रीम्स में, नदी में। सो जैसे स्ट्रीम वर्ड है वहाँ पे वर्ड उसका मीनिंग कुछ और है, यहाँ पे मीनिंग कुछ और है, लेकिन वर्ड जो है वो यहाँ पे फिट बैठता है। तो यही यहाँ पे हम लगाएंगे डिक्रीजेज इन द स्ट्रीम्स इन विंटर्स। और नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद योर मीनिंग, और इनका मैच करना है। एड हमने ऊपर किया था, सो एड का हमें मीनिंग ना भी पता हो तो पूरी लाइन रीड करेंगे तो मतलब समझ लग जाएगा। एड का मतलब है हेल्प। और दूसरा वर्ड है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब तरीका। सो तरीका वाला वर्ड कौन सा है, मेथड। और डिक्रीज़ किसी के साथ मैच नहीं होगा, डिक्रीज़ मतलब कम होना। सो इसमें से कम होना किसी का मीनिंग नहीं है। सो एड, हेल्प, प्रोसेस, मेथड। सो दैट्स इट। सो इसी तरीके से हमने जो है वो काम करना है। सो थोड़ा सा एक बार फिर मेथड देख लें। यही है कि थोड़ा सा हमने क्वेश्चंस को पहले रीड किया, उसके बाद हमने पैराग्राफ को रीड किया, पैराग्राफ के छोटे छोटे लाइंस के हिस्से बनाए, फिर उसको समझने की कोशिश की, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए। सो यही हम मेथड जो है वो अडॉप्ट करेंगे आगे भी। तो यहाँ पे कई पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। सो इन पैराग्राफ्स को मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, बट आई कीप इट देयर ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे इनको शो करूँगा फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए, सो दैट यू कैन रीड देम, कि आप उसको पॉज करके रीड कर लो। और उसके बाद क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पे भी थोड़ी देर पॉज करेंगे सो दैट यू कैन आंसर देम। और फिर
नेक्स्ट जो थर्ड स्क्रीन पे उसके आंसर्स दिखाएंगे सो दैट यू कैन मैच योर आंसर्स. सो आई विल स्टॉप माई नरेशन हेयर. सो मैं अपनी जो नरेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, उसको यहाँ पे रोकूंगा. तो उसके आगे जब आप देखोगे, सिर्फ पैराग्राफ्स देखोगे, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप खुद ही उसको रीड करना, थोड़ा फॉरवर्ड करके आप क्वेश्चंस भी देख सकते हो और थोड़ा फॉरवर्ड करके आप आंसर्स देख सकते हो. तो बैक और फॉरवर्ड करके आप अपने हिसाब से, सो यू कैन सॉल्व दीज एक्सरसाइजेस and then match your answers. And I hope it will prove useful for you. So don't go away, just keep watching the video, keep solving the exercises till end. We'll meet once again with another video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.